हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत में मिश्र धातुओं से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में रसायन विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि स्टील है, पित्तल है, ब्रॉन्ज है और तांबा है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तांबा जो है हमारा मिश्र धातु नहीं है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इसका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका किया जाता है। किसको? तांबा का। ठीक है, आगे देख सकते हैं जबकि देख सकते हैं कि पीतल हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है? तो मिश्र धातु है। दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, 820 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न को मैंने एक साथ लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो आपको डिस्कशन को अच्छी ढंग से देखते चलना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कथन है कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। ठीक है, और कारण बताया जा रहा है कि यसद यानी कि जस्ते में उपचयन क्षमता होती है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो कोड एक में बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और जबकि आर जो है यानी कि जो कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो और बी में है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। और सी में है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, और डी में है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, कथन में कहा जा रहा है कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। ठीक है, और कारण बताया जा रहा है कि यसद यानी कि जस्ते में उपचयन क्षमता होती है। दोस्तों, दोनों बातें यहाँ पर सही कही जा रही है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कारण ए का जो स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं बातें हो रही। ठीक है, जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि शीशा की, क्रोमियम की, यसत की और यहाँ पर बंग की। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि जस्तेदार लोहे की चादर जंग में से क्या बची रहती है क्योंकि इसमें जो विद्यमान होती है परत उसकी किसकी होती है? यसत की होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जस्ता अथवा यसद, ठीक है, एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, और जस्तीकृत लोहा जैसे कि साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। ठीक है, देख सकते हैं लोहे के जंग रोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है और इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी यह बात इंपॉर्टेंट बताई गई है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है, जिससे क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको डिस्कशन के माध्यम से मैं अच्छे ढंग से कराने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे ढंग से डिस्कशन को भी मेरे साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? ठीक है, देख सकते हैं कि केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तथा नमी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें कि लोहे के जो लोह धातु होता है उसके क्षयकरण में आवश्यक होता है। कौन कौन आवश्यक होता है, देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और नमी जब दोनों मिल जाती है तो क्या होती है, लोहे को क्या कर देती है, उसमें जंग लगा देती है। ठीक है, तो यानी कि क्षयकरण में इनके लिए आवश्यक हो जाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते लोह धातु के क्षयकरण यानी कि कोरेशन के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है और इससे लोहे में जंग लगना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, दस के एल्युमिनियम की बात, एल्युमिनियम जो कि पृष्ठ पर आए एनोडीकृत होते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, और निकेल ऑक्साइड की परत का, या जिंक ऑक्साइड की परत का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि एल्युमिनियम जो पृष्ठ पर आए एनोडीकृत होते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होता है किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे पुर्जे के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन का तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, एल्युमिनियम धातु की। ठीक, तो एल्युमिनियम धातु से बनाए मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ये एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका उपयोग विशेषता दे सकते हैं कि हवाई जहाज एवं रेल डिब्बे के पुर्जों बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पारद धातु मिश्रण है। ठीक है, किसका है, तो अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें हो रही, ठीक है, पारद जो युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, और चांदी के पारद जो मिश्रण को दांत के छेदों को छेदों में क्या कैसे भरा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती। ठीक है, तो जस्ता है, तांबा है, मैग्नीशियम है और लोहा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें हो रही है, ठीक है, कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती। ठीक है, तो आप लोहा को देख सकते हैं, लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती, बाकी जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम अमलगम बनाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलाकर बनता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है, अतः लोहे में अमलगम नहीं होता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि टांका एक मिश्र धातु। ठीक है, देख सकते हैं कि टांका एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन है कि टीन तथा शीशे की, टीन तांबे की। ठीक है, तब 3 तांबे और जस्ते की, या फिर डीम लिखा गया 3 शीशा और जस्ते की। तो आपको इसके आंसर बताने के प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बात है कि टांका एक जो मिश्र धातु है जिसमें कि टीन और शीशे की मिश्रण होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आगे देख सकते लिखा होगा टांका या शोल्डर जो कि मिश्र धातु में शीशा जो कि 68% और टीन जो कि 32% इसमें होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कांसा जो कि मिश्रित धातु है, ठीक है, किसकी है? तो ऑप्शन है कि तांबा एवं टीन की, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ते का, या तांबा एवं शीशा का। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कांसा की बात करते हैं, कांसा जो मिश्रित धातु किसका? तांबा और टीन की, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। देख सकते हैं कि कांसे में जो कि 80% तांबा होता है, जबकि 12% टीन की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है तांबा एवं टिन है, कांसा एवं नाइक्रोम है, पीतल एवं कांसा है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें तांबे के जो मिश्र धातुओं का जो एक समूह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ बातें हो रही पीतल एवं कांसा की, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे कि जो कि तांबे की एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि तांबा जो कि तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है, और यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। और देख सकते हैं कि पीतल जो कि ब्रॉन्ज और कांसा जो कि देख सकते हैं कि ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों हैं कि क्या है, इसकी एक मिश्र धातु है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में और गन मेंटल में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कांसा में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि तांबे में 68 से लेकर 71% तक तांबा तथा शेष जस्ता की उपस्थिति होती है, और कांसे में देख सकते हैं कि 88% तांबा, जबकि 12% टीन की उपस्थिति होती है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है, और गन मेंटल में 85% तांबा होती है, और देख सकते हैं कि 10% टीन तथा 5% जिंक की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो तमाम जो बातें को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण से पीतल का जो रंग है हवा में फीका पड़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो इसी के कारण से पीतल का जो रंग है हवा में फीका पड़ जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण से पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि तार जो कि संदूषण से बचाने के लिए, ठीक है, पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है रंगों की यानी कि टिन की यानी रांगे की टिन की, जस्ते की, एल्युमिनियम की, या फिर शीशे की। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो तार में संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानता दे सकते हैं कि रांगे की यानी टीन की जो है धातु की परत इस पर चढ़ाई जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि तार में संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानता रांगे यानी कि टीन की परत चढ़ाई जाती है, और टीन एक नरम व चांदी से जैसा कि सफ़ेद होता है, ठीक है। और टीन का जो रासायनिक संकेत दे सकते हैं कि एसएन तथा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कार्बन है, क्रोमियम है, निकेल है, और मोलिब्डेनम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, निकेल के बारे में कही जा रही है, ठीक है, कि निकेल जो कि देख सकते हैं, ठीक है, कि एक प्रकार के देखा जाए तो पदार्थों में संयुक्त निष्फलक इस्पात स्टील जो कि अचुंबकीय हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों पर देख सकते हैं कि मिश्र धातु में निकेल यानी कि संयोग से निष्फलक जो कि इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय यानी नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन को अधिक मात्रा में मिलाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इसको जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है इसमें अधिक कठोरता को प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी, कार्बन की मात्रा की, मैग्नीज की मात्रा की, सिलिकॉन की मात्रा की, क्रोमियम की मात्रा की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा को मिलाई जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसमें आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगठिता प्रदान किया जाता है, ठीक है। और लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है और कठोरता बढ़ने के कारण उसकी भंगुरता भी बढ़ाई जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु, ठीक है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, क्रोमियम है और टीन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है क्रोमियम के बारे में, ठीक है। तो क्रोमियम के बारे में कहा जा रहा है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो धातु है कौन है, क्रोमियम है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है जिससे कि एक मिश्र धातु यानी स्टेनलेस स्टील बनती है जो कि जंग रहित होती, ठीक है, इसमें जंग नहीं लगती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, निकेल और तांबा को, जिंक और टिन को, निकेल और टिन को, क्रोमियम और निकेल के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में देख सकते हैं कि क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि स्टील में कितना कार्बन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे सकते हैं कि 0 से लेकर 0.1 से लेकर 2% या 7 से लेकर 10%, 10 से लेकर 15% या फिर 0। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों स्टील में अगर बातें की जाए तो कार्बन की मात्रा दे सकते हैं, ठीक है, कितना है, तो 0.1 से लेकर 2% तक होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% से लेकर 2% तक होता है और इसमें आयरन के प्रतिशत जो कि अधिकता होती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, ठीक है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित होता है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब उसको झाड़ते हैं तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाता है, ठीक है। अतः लोहे का भार बढ़ जाता है और इस दौरान लोहे के जो भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 20 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और यह 20 क्वेश्चंस आपके काफ़ी जो कि हेल्पफुल है, जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे रिविजन करें, बार बार देखें, ठीक है। और चलिए तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।